तो हमने बेटा बात कर रहे थे कि ऐसा सी एग्जिस्ट नहीं करता। हमने यहाँ पे सपोज किया था कि ऐसा सी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा सी है ही नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो क्या थी? नॉन बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू बीटा टू एक्स टू प्लस अप्रोचेस टू जीरो। और उसका नाम उसने क्या रखा था? वाई एम। उसने तो सीक्वेंस ही बना ली थी, वाई एम इज इक्वल टू, ऐसे ही नाम रख लिया था वाई, सीक्वेंस टाइप का भी बना दिया था। यही थे उसके नाम उसने रखे हुए। कहते फिर ऐसा होगा वाई एम इज इक्वल टू दिस वन बीटा वन की पावर एम बीटा वन एम बीटा वन टू बीटा टू एम बीटा थ्री एम प्लस बीटा एम एक्स। और इसका जो नाम है वाई एम का वही है, वाई एम का नाम वही बनेगा जो हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड है कह रहा था, फिर ये अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेशन वन में थे। एज एम अप्रोचेस टू, फिर जीरो को ही जाएगा अगर वो ग्रेटर देन नहीं रह रहा किसी पॉजिटिव नंबर से। एज एम अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो कहता है ये फिर बन जाएगी बाउंडेड सीक्वेंस। और हर बाउंडेड सीक्वेंस वाई एम बाउंडेड बन जाएगी। वैसे भी आपको पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो वाई एम बाउंडेड है। वाई एम अगर बाउंडेड है बीटास वाली सीक्वेंस भी, कहता है फिर हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द बीटा आईज was equal to 1, therefore sum of all the beta i's over n is also equal to 1, therefore each beta I, each beta I modulus of, मॉडुलस करते जाते हैं, मॉडुलस ही था। each beta I modulus is less than or equal to 1। सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी खास नंबर से लेस रह रही हैं, तो ये किसका है, किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की। और बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में वॉल्जेनो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सो देयरफॉर बीटा वन डिनोट द लिमिट ऑफ दैट सब सीक्वेंस। y1m उसकी सब सीक्वेंस हो गई, किसकी हो जाएगी? ym। बस एनो के तहत जो है ना बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा ym सीक्वेंस थी ym, और ym बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट भी होगी y, उसने नाम इसका रखा y1m।
सब सीक्वेंस। और बॉल्जेनो क्या कह रहे हैं, सब सीक्वेंस। बॉल्जेनो कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी तो इसकी कोई लिमिट भी होगी। लिमिट का नाम वो देता है, इसका नाम बीटा वन का, बीटा वन है, बीटा वन एम रख लिया, ऐसे उसका नाम लिखा है। अच्छा, और इसी तरह कहता है फिर वाई वन एम भी खुद भी बाउंडेड है। बाउंडेड सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड है। तो इसके लिए भी दोबारा इस पे बॉल्जेनो लगाएंगे, तो इसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगी, वाई टू एम, वो भी कन्वर्जेंट होगी। ये इसको सारे को कॉपी करते हैं अगेन यूजिंग बॉल्जेनो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये किसको कन्वर्ट कर देगी, हम एक और कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पे पहुंचेंगे जो किसको कन्वर्ट कर रही होगी, ठीक है। इसी तरह ये भी क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है, ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये सारी सीक्वेंसेस जो हैं कन्वर्जेंट होती जाएंगी। डिनोट द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एम बाय द सेम आर्गुमेंट, by the same argument why 1m has a subsequence beta 2, let beta 2 denote the limit, इसकी लिमिट का नाम रखिए। Continuing in this way n steps we obtain a subsequence y n m, कहता है इसी तरह छोटी छोटी सब सीक्वेंसेस y की बनती जा रही हैं, whose terms are of the form, और उनकी टर्म्स किस तरह की होती जाएंगी, गैमा गैमा आई एम एक्स आई, कुछ ना कुछ तो होगा ना, वाई एम का है, और गैमा का सम भी वन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे आस्ते आस्ते। कहते हैं फिर विद स्केलर्स गैमा आई, ये लैम्डा आई जो सेटिस्फाइंग लैम्डा आई या गैमा आई अप्रोचेस टू बीटा आई एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब आपने बहुत ही ज्यादा कर दी हैं सब सीक्वेंसेस, तो गैमा आई अप्रोच कर देगा बीटा आई को, और वाई एन एम अप्रोच दोबारा कर जाएगा वाई, where summation beta so that not all beta j can be zero, since हर बीटा j जीरो नहीं हो सकता, since x is a linearly independent set, thus we have y not equal to zero, और y जीरो हो नहीं सकता, y is equal to summation of the, जीरो तो हो नहीं सकता। वैसे भी आप वहां से देख सकते हैं सारे के सारे बीटा जे जीरो नहीं है और सारे के सारे एक्स जीरो नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सम है उसका नाम उसने क्या रखा हुआ है जिसका नाम ले रहे हैं वाई, तो वाई जीरो नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे वाई एन एम इम्प्लाइज, चलो इसको हम लिख के कर लेते हैं। हमने कहा कि ऐसे ही सब सीक्वेंस बनती जा रही है, और एक ये सब सीक्वेंस बन गई, किसकी बन गई, इज कन्वर्जेंट, बनते 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 जब उसकी सब सीक्वेंसेस बनते बनते
वाई, ये बन गई वाई एन एम। और वाई एन एम के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे वो भी उसने बता दिए। वाई एन एम के एलिमेंट्स कहते हैं इस तरह के होंगे, इज इक्वल टू गैमा आई। गैमा के लिए क्या ढूंढेंगे जी, चलें, गैमा आई समेशन ऑफ गैमा एक्स वेयर, उसी को तोड़ा ना, उसके स्केलर्स को तोड़ के उसने नई सीक्वेंसेस बनाई। और इसका सम भी क्या होगा, वन होगा। गैमा आई इसका सम भी वन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं विद स्केलर्स गैमा आई सेटिस्फाइंग गैमा आई अप्रोचेस टू बीटा। और कहते हैं फाइनली वाई एन एम अप्रोच करेगा किसको, y इज इक्वल, जब n बहुत लार्ज हो जाएगा उसी को कर जाएगा जो y था, समीशन बीटा एक्स। और अगर इसको आप देखें गौर से तो ये तो वही टर्म है, बीटा आई एक्स आई का सम किस क्या है, वही है जो लेफ्ट हैंड साइड थी, बीटा बीटा आई एक्स आई नॉर्म, बस नॉर्म ले लें, नॉर्म ले लेंगे तो वही टर्म बन जाएगी। लेकिन कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, y कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बिकॉज नाइदर ऑफ द बीटा आई जीरो and nor of the xi zero because all the xi's are linearly independent, so there is no zero vector in the xi। हमने उसमें अलजेब्रा में पढ़ा था कि अगर कोई जीरो वेक्टर बीच में आ गया तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ना तो एक्स आई जीरो है ना ही बीटा आई जीरो है, तो ये जो फॉर्मेशन है वाई की, ये वाई जीरो नहीं हो सकता, हमने जो कुछ अभी तक सपोज किया। ऑन द अदर हैंड वाई एन एम अप्रोचेस टू वाई इम्प्लाइज, अगर वाई एन एम अप्रोच कर रहा है वाई को, हमने पढ़ा था कि ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो इसका जो नॉर्म है, नॉन कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, वाई एन एन में अप्रोच कर रहा था वाई को, तो उसका नॉर्म किसको अप्रोच कर जाएगा, वाई नॉर्म को, लिमिट की नॉर्म। ठीक है जी, ये इसको चलेगा इस तरह से वाई एन एन अप्रोच कर जाएगा बेटा। अच्छा, और हमने कहा था वाई एम नॉर्म हो, वाई एम और स्टार्ट में कहा था अप्रोचेस टू जीरो, तो वाई एम बड़ी सीक्वेंस और वाई एन एम कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है उसकी। वाई एम हमने शुरू में कहा था जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, वाई एन एम अप्रोच करेगा जीरो, क्योंकि ये वाई एन की सब सीक्वेंस है ना। स्टार्ट में हमने कहा था देन द सब सीक्वेंस वाई एन एन आल्सो कन्वर्जेस टू जीरो, लेकिन हमने कहा है कि वाई एन एन तो अप्रोच कर रहा है वाई को, और एक सीक्वेंस की दो लिमिट्स नहीं हो सकती, इसका मतलब इसकी लिमिट यूनिक है। तो दोनों की लिमिट फ्रॉम वन एंड ए और बी से क्या नजर आ रहा है, दोनों की ए की सीक्वेंस है और लिमिट्स दो हैं। ए की लिमिट है वाई नॉन और दूसरे की लिमिट है जीरो, तो दोनों की लिमिट सेम है, विच implies that y नॉन is equal to 0।
which implies that, और अगर किसी वेक्टर का नॉर्म जीरो है तो वो खुद क्या है, जीरो। y जीरो है तो इसका मतलब विच इज, y को तो जीरो नहीं होना चाहिए था जिस तरह की इसकी शक्ल थी y की शक्ल थी समीशन ऑफ बीटा i xi, which is contradiction to our supposition that C such C doesn't exist. So exist and such C exists. Contradiction method and equation number one. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ तक किसी को भी कोई समझ ना आई हो तो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। इस फार्मूला को हमने प्रूव करना है, इसमें गिवन दो ही चीजें थी कि हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है और इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो हमने ये शो करवाना था लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन का नॉर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा अपने स्केलर्स के नॉर्म्स के सम से मल्टीप्लाइड बाय सम सी, और सी का फार्मूला भी ढूंढना है तो सी को उस पर डिवाइड कर देंगे, सी उससे लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा। जी यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो आगे बढ़ते हैं। ओके जी आगे चलें फिर। तो फार्मूला को अच्छी तरह देखते हैं, ये फार्मूला हमें बार बार इस्तेमाल करना होगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लें। ठीक है बेटा नेक्स्ट करते हैं। ये आपको नोट्स वगैरह से भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा प्रूफ इन्होंने बुक पे ही लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये थ्योरम है, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दूं। अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 so greater than or equal to। स्टेटमेंट को देख लें, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों। लीनियरली इंडिपेंडेंट कह दे या बेसिस कह दे या जो भी कह दे, बेसिस के लिए ये वाला फार्मूला हमेशा होल्ड करेगा। चलें इस तरह से भी कह सकते हैं, बेसिस के लिए ये फार्मूला एग्जिस्ट करेगा और इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिस किसकी हो, वेक्टर स्पेस की तो होती है, नॉर्म स्पेस की बेसिस हो, क्योंकि हमने नॉर्म के फार्मूलाज वहाँ पर लगाए। ठीक है जी आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हमने थ्योरम 3 करने हैं। तो 2.42 है, कंप्लीटनेस के रिलेटेड थ्योरम है। कहते हैं एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस y ऑफ अ नॉर्म स्पेस x इज कंप्लीट। every finite dimensional non subspace of y
इसका भी स्टाइल देख लें क्या है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें प्रूव करना है। कहता है ये एक्स जो है नॉन स्पेस है, एक्स नॉन स्पेस है और वाई उसका सब स्पेस, यानी कि वो खुद भी क्या है नॉन स्पेस, वाई भी नॉन स्पेस है और वाई फाइनाइट डायमेंशनल है, वाई इज फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइट डायमेंशनल भी है। फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट, बेसिस इक्वल टू नाम जो भी रखें, नाम रखें इसका x1, बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, समझ लें x है तो n है तो x है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़िएगा फिर से, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ओपन नॉन स्पेस x इज कंप्लीट। हमने उसको कंप्लीट शो करवाना है, ये सारी चीजें गिवन है इस थ्योरम में। फोर्थ पॉइंट गिवन क्या है कि हमारे पास एक नॉन स्पेस x है और एक नॉन स्पेस बेटा हमारे पास x है और वो फाइनाइट डायमेंशनल है और प्रूफ क्या करना है, फाइनाइट डायमेंशनल है टू प्रूफ, और इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, y सब स्पेस जो था y इज कंप्लीट। तो कंप्लीट करने का आपको फार्मूला पता है, किसको कंप्लीट करना है, y को, तो कॉची सीक्वेंस कहाँ से उठाएं, y में से ही उठाएं और उसको कन्वर्जेंट शो करवाएं, किस में, y में शो करवाना है। तो इसको ये चूंकि इजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम यहीं से देख लेते हैं बुक से। जी बेटा ये देखिएगा, वी कंसिडर एन आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस फ्रॉम y, जिसको आपने कंप्लीट करना है उसी में से कॉची सीक्वेंस उठानी है। ये किसके एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, y के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है और y फाइनाइट डायमेंशनल है। हमने शो करवाना है जो काशी उठाई है, जो हमने काशी उठाई है वो कन्वर्ज भी करेगी और कन्वर्ज भी किसको करेगी, कैपिटल Y के किसी एलिमेंट को, और कैपिटल Y फाइनाइट डायमेंशनल है, उसकी बेसिस है, उसकी बेसिस का नाम उसने E1 E2 E3 En रखा हुआ है। तो काशी सीक्वेंस का हर एलिमेंट, क्योंकि काशी सीक्वेंस किसकी है, y की, तो y का हर एलिमेंट बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो काशी सीक्वेंस का हर एलिमेंट भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। उसने सारी y की ही बातें हो रही हैं, ये बेसिस ले लिए और ये कॉशी सीक्वेंस ले लिया y की, बेसिस भी y के एलिमेंट्स हैं और कॉशी सीक्वेंस की हर टर्म भी y का ही एलिमेंट है। y m इन y का मतलब है y m का हर एलिमेंट इसी को बिलोंग करते हैं। तो y कैपिटल Y का हर एलिमेंट बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस लीनियर स्पैन। जिस वेक्टर स्पेस की वो बेसिस है उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट अपने बेसिस के
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। लिख दिया हमने, ym को लिख दिया उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में विद द डिफरेंट स्केलर ऑफ विद द डिफरेंट चॉइस ऑफ स्केलर्स। और चूंकि हमने ym को क्या सपोज किया हुआ है, कॉशी सीक्वेंस कहता है, चूंकि ये कॉशी सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस में ऐसा होता है बाय डेफिनेशन, कॉशी सीक्वेंस है तो इस तरह हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा ना, ym माइनस वाई आर इज लेस देन एप्सिलॉन, और ym माइनस वाई आर इज लेस देन एप्सिलॉन, और ym माइनस वाई आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ym भी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और yr भी, और इस पे वही फार्मूला लगा दिया, वो c वाला, स्केलर्स रह जाएंगे, वेक्टर्स उड़ जाएंगे, नॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा मॉडुलस में ऊपर वाला थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है अगर इसको उल्टा के चेक करें तो ये एप्सिलॉन ओवर सी हो जाएगा, दिस ऑल टर्म्स इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर सी, तो ए जे माइनस ए आर is less than epsilon over c, which shows that Cauchy sequence in R or C, और Cauchy sequence R में हमेशा कन्वर्ज करती है क्योंकि R कंप्लीट है, R कंप्लीट है तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगी, और इसी तरह से ये जो है y कंप्लीट हो जाएगा। ym को कंप्लीट ym को कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्ट करवाने जा रहे थे, जबकि वो किस में कन्वर्ट होगी, ym किस में कन्वर्ट होगी, कॉशी सीक्वेंस इन रियल और कॉम्प्लेक्स, और रियल और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम वेरी मच क्लियर कि वो कंप्लीट हैं, उनमें जो भी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस वहाँ पे रहती है उनके मोहल्ले में, आर और सी मोहल्ले में जो भी कॉशी सीक्वेंस रहती है वो कौन होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ए आई जो ये राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, दिस वन, ये वाले, ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर सी होगा। This shows that each of the n sequences is Cauchy in R and C, hence it converges because of R and C are complete. तो ये हो जाएंगे complete। तो जब रियल सीक्वेंस रियल कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर दी है तो ये जो ym इसके इक्वल है, ym माइनस वाई आर, ये भी कॉशी सीक्वेंस है, ये भी कन्वर्ज कर देगा, hence every finite dimensional subspace of a norm space X is complete। इसको आप एक दफा पढ़ लेंगे, फिर हम नोट्स की तरफ चलते हैं, वहां से हम क्या कुछ कर सकते हैं। फिर आज के ये दो थ्योरम ही थे जिनको हमने करना था, इन थ्योरम से रिलेटेड अगर एक्सरसाइज में कुछ है, ये क्लोजनेस है, हाँ ये वाला थ्योरम भी आप कर लेंगे। Every finite dimensional subspace of a norm space X is closed in अच्छा इसका प्रूफ आप करेंगे, बड़ा इजी सा प्रूफ है इसका, वही स्टाइल है, एक नॉर्म स्पेस लेंगे, एक उसका सब स्पेस लेंगे,
उसको फाइनाइट डायमेंशनल रखेंगे। उसको फाइनाइट डायमेंशनल रखने के बाद उसकी बेसिस लेंगे, उसकी बेसिस को उसमें काशी सीक्वेंस लेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट कर आए हैं, कंप्लीटनेस को यूज करेंगे और क्लोज्डनेस प्रूव करेंगे। यहाँ से फिर हमने 2 से 3 आज के रिजल्ट्स देखे। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉन स्पेस एक्स is complete, and the second one is every finite dimensional subspace Y of a non-space X is closed in X। चले जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका पूछ लें, फिर हम उस तरफ बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। बनाक स्पेस हमने देख लिया था। बनाक स्पेस क्या था जी? A complete non-space is called a Banach space। यही तो डेफिनेशन कल जो हमने देखी थी, इसके रिमार्क्स भी पढ़ लिए थे हमने। कहाँ तक जाना? इसके रिमार्क्स बेटा हमने पढ़ लिए थे कल। अच्छा जी। रिमार्क्स के बाद ये थ्योरम कॉन्टिन्यूटी ये तो वो आ चुके हैं, ऑपरेटर में चले गए। चलें ऑपरेटर, कल से हम ऑपरेटर ही शुरू करेंगे, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ये सारी स्टोरी ऑपरेटर में इसमें शुरू करती हुई है। बना प्रूव किया हुआ है डिफरेंट स्पेसेस को। बना वाली वाला कॉन्सेप्ट तो कल हमने देख लिया था। चलिए इसको देख लेते हैं, नॉन लीनियर स्पेसेस। ये भी ऑलमोस्ट हमने कर लिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में आपने बेटा इसको देख के आना है। इसके बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए होंगे। अब जिसने क्वेश्चन पूछना है, मैं इसको ऑन करता हूँ माइक को ऑन। जिसने भी पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अटेंडेंस के लिए ये जो है ना आपका चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। तीसरी मीटिंग नहीं होगी, इसी में आपने अटेंडेंस मार्क कर। क्वेश्चन के लिए पहले हैंड रेज करना। ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर आपने पढ़ना है, यही आपका होमवर्क है। तो ऐसे तो 2 थ्योरम थे वो तो हो चुके हैं। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर दिस वन बुक से पढ़िएगा, बुक में भी मौजूद है, बुक से भी आपको दिखा दूँ। इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं, इक्विवेलेंट नॉर्म्स के बाद ही आएगा वो ऑपरेटर। कॉम्पैक्टनेस है, कॉम्पैक्टनेस तो बाद में देखेंगे इसकी। यहाँ से ये कॉन्टिन्यूअस मैपिंग थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ये लीनियर ऑपरेटर है। 2.61 ये आर्टिकल है।
बेटा आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा वीकेंड। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप 3 मिनट के अंदर अंदर आपने अटेंडेंस मार्क कर लेंगे जल्दी से। चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूँ। अभी तो जल्दी से अटेंडेंस मार्क करते हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज करेंगे ताकि उनके क्वेश्चन को भी रिस्पॉन्ड किया जा सके प्रॉपर। ये मीटिंग एंड होते ही सारा जो है ना वो एंड हो जाएगा। जो अटेंडेंस लगा चुके हैं वही अटेंडेंस कंसीडर होगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? कोई भी सवाल हो हैंड रेज करें आप। कोई क्वेश्चन नहीं? हैरत है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है फंक्शनल एनालिसिस में। शोएब असगर हैंड रेज करें, शोएब असगर। असमत बीबी हैंड रेज करें। और जी भाई, कोई सवाल नहीं है आपका? कुछ समझ नहीं आई? नहीं सर, आगे सम क्या समझ आई? जो थ्योरम के हैं। ये बीबी बताएंगी क्या समझ आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी क्या समझ आई आज? सीआर और जीआर भी हैंड रेज कर लें। 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट रह गए, जल्दी से बता दें। सर आ गई है समझ दोनों थ्योरम्स की। सीआर जीआर ओके, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी ये जीआर बताएंगे क्या समझ आई।